बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने RLC सीरीज सर्किट के बारे में बात की थी और उससे हमने फेज एंगल, एम्पलीट्यूड और डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू जो है हमने मालूम किया था। और RLC सीरीज सर्किट को एक्सेप्टेंस सर्किट भी कहते हैं। इससे पहले हमने अलग अलग यानी रेजिस्टिव एलिमेंट का अलग किया था, कैपेसिटिव एलिमेंट का अलग किया था, इंडक्टिव एलिमेंट्स का अलग किया था। उसके बाद फिर RL इकट्ठा RL सीरीज सर्किट या RC सीरीज सर्किट या RLC सीरीज सर्किट और फिर उसकी पैरेलल फॉर्म में भी बात हुई थी। तो आज हमने ये फेज़र डायग्राम की मदद से हमने इसकी एम्पलीट्यूड जो है, इम्पीडेंस जो है, फेज एंगल हमने मालूम करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये मेथड जो है काफ़ी हेल्पफुल है बनिस्बत डिफरेंशियल इक्वेशन के। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को मालूम करूं, आप चाहते हैं कि मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मालूम करूं, तो फेज़र डायग्राम की मदद से आप इसको इजीली मालूम कर सकते हैं, बजाय ये कि आप लेंथी कैलकुलेशन करें, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करें और फिर आप उससे इम्पीडेंस मालूम करें, उससे फेज एंगल मालूम करें। तो ये एक सिंपल वे है। यानी इससे पहले हमने यही इक्वेशन जो है, यानी ये इम्पीडेंस वाला या फेज एंगल जो है टेंजेंट फाई, इसको हमने थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम किया था। और आज इसको हम थ्रू ग्राफिकल वे जो है, यानी ग्राफिकल एनालिसिस एंड फेज एंगल ऑफ RLC सीरीज सर्किट, आज हम थ्रू ग्राफ इसको मालूम कर रहे हैं। फेज़र एंगल जो फेज़र डायग्राम से इसको कर रहे हैं। और ये मेथड जो है काफ़ी हेल्पफुल है, ये मेथड काफ़ी आसान है इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ impedance of a circuit as well as the phase angle tangent phi. That is why I have written here the problem of AC circuit become very simple if voltage and current are considered to be a phasor quantity. यानी ये आपके पास बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि अगर आप वोल्टेज और करंट को फेज़र क्वांटिटी जो है यानी फेज़र डायग्राम से आप इसको सॉल्व करें। अदरवाइज विच गिव्स आंसर टू आवर प्रॉब्लम विच आर अदरवाइज, यानी अगर आप फेज़र क्वांटिटी को इस्तेमाल न करें तो क्या होगा, बाय सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने किसी सर्किट की जो वो एनालिसिस करनी है, यानी आपने RLC की इम्पीडेंस मालूम करना है, आपने इसकी पावर फैक्टर के पावर डिसिपेशन की वैल्यू मालूम करनी है, एवरेज पावर, आपने फेज एंगल की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप इससे को अगर आप करंट और वोल्टेज आपके पास जो वेरिंग क्वांटिटीज़ है, अगर आप इसको एज ए फेज़र क्वांटिटी ले लें, यानी रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम दैट इज़ अ फेज़र डायग्राम, रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम इज़ अ फेज़र डायग्राम, तो ये बहुत ही सिंपल होगा in order to find the value of tangent phi as well as the value of impedance of RLC. अगर आप इसको एज ए फेज़र क्वांटिटी न लें तो आपने किस चीज़ से मालूम करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको मालूम करना है। अब आपके पास एक सर्किट है, यानी सर्किट जो है आपके पास ये R है, ये L है, ये C है। RLC they are connected in series with the AC source. RLC are connected in series with the AC source. If you have a circuit and in the circuit you have components resistance, inductance and capacitance, if they are connected in series, then what will be its the value of maximum current, how you can find the impedance of a circuit. तो अब वो अगर आप इसको अलग अलग ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सर्किट में सिर्फ R है, L और C नहीं है, इसको कहते हैं रेजिस्टिव सिंगल एलिमेंट सर्किट या रेजिस्टिव सर्किट जो है। अगर सिर्फ R मौजूद है सर्किट में तो उस वक़्त
क्या होगा, उस वक़्त आपके पास जो वेरिएंट क्वांटिटीज़ है, एक को V है और दूसरा क्या है I है, तो ये दोनों इन फेज़ होंगे। इन फेज़ से क्या मुराद है, यानी एक ही वक़्त में राइज होंगे इनका जो मैग्नीट्यूड है, और एक ही वक़्त में क्या होंगे, फॉल होंगे। यानी दोनों जो है बिल्कुल दोनों के अगर आप ले लें तो दोनों का राइज और फॉल बिल्कुल एक ही वक़्त में होगा, इस तरीके से। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास V है, ये आपके पास I है, तो दोनों का राइज, दोनों का फॉल, दोनों का राइज, दोनों का फॉल एक ही वक़्त में होगा। यानी अगर करंट इंक्रीज़ होता है तो V भी उसके साथ इंक्रीज़ होगा, अगर करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है तो V का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। तो शर्त ये है कि आपके पास सर्किट में सिर्फ R हो, ये L और C एब्सेंट हो, ये मौजूद ना हो, तो आपके पास वेरिंग क्वांटिटी जो है, जो कि एक को V है दूसरा I है, वो क्या होंगे, इन फेज़ होंगे। यानी इसके दरमियान फेज़ एंगल कितना होगा, 0 होगा। यानी यहाँ देखें फर्स्ट केस में द करंट थ्रू R एंड वोल्टेज अक्रॉस R विल बी इन फेज़ एट ऑल टाइम, लेकिन ये R केस में है, L केस में नहीं है, C केस में नहीं है, ये सिर्फ किस केस में है, R केस में है। यानी अगर सर्किट में सिर्फ आप R ले लें तो उस वक़्त V और I दोनों क्या होंगे, इन फेज़ होंगे। उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो इस तरह आएगा, I इज़ इक्वल टू IM sin ओमेगा t और V इज़ इक्वल टू VM sin ओमेगा t। इसमें I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, V क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, IM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, VM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf के बराबर है। तो अगर देखें ओमेगा t थीटा के बराबर है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, अगर एंगल आप 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब अगर आप एंगल जो है ये इसमें 90 पुट करें तो sin 91 है, ये 1 है, तो ये मैक्सिमम आएगा, ये भी मैक्सिमम आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ R द करंट एंड V which are the varying quantities, they are in phase, number one. Second, if you come towards inductance, yani that inductance is nothing but it opposes the change of current, opposes the change of current. Inductance is that one which opposes the change in current. तो अगर आपके पास चेंज इन करंट है तो V क्या हो जाएगा, आगे निकलता जाएगा, और I जो है वो पीछे रहता जाएगा। तो ये दोनों कभी भी इन फेज़ नहीं होंगे। यानी यहाँ देखिए कितना मतलब है कि आउट ऑफ फेज़ होंगे 90 पे। फॉर एग्जांपल मैंने फेज़र डायग्राम लिया है, अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूँ, ये वाला, ये मेरे पास I है, तो V इससे 90 डिग्री जो है लीड करेगा, VL या π/2 पे क्या करेगा, लीड करेगा, लेकिन ये सिर्फ L केस में। किस केस में, L केस में। तो इसलिए यहाँ लिखा जाता है द वोल्टेज अक्रॉस L विल लीड करंट थ्रू सर्किट बाय 90 डिग्री R by π/2। यानी both the varying quantities I and V in case of inductance they will be out of phase by 90 degree or out of phase by π/2। Now come towards capacitance। कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज है उसको अपोज करता है, तो इसलिए करंट आगे निकल जाता है कैपेसिटेंस केस में, और VC जो है वो पीछे रह जाती है। तो इसमें अगर करंट को आप फिर दोबारा एज ए रेफरेंस ले लें तो आपके पास ये VC जो है इससे करंट कितना आगे होगा, 90 डिग्री पे या π/2 पे। तो इधर देखें द वोल्टेज अक्रॉस C विल ऑलवेज लेग बिहाइंड द करंट, यानी ये वोल्टेज जो है I से कितना लेगिंग करेगा, बाई 90 डिग्री, बाई 90 डिग्री। तो आपने ये देखा कि इधर RLC में R में वेरिंग क्वांटिटी जो है I और V ये इन फेज़ है, इधर जो मेंशन है।
और इन केस ऑफ इंडक्टेंस आपके पास VL जो है वो लीड करता है, करंट जो है वो ले करता है। कितना लीड करता है? 90 डिग्री पे। या आप कह सकते हैं कि करंट इज़ लेगिंग बाय 90 डिग्री, VL इज़ लीडिंग बाय 90 डिग्री। और इन केस ऑफ कैपेसिटेंस जो है ये करंट जो है वो लीड करेगा 90 डिग्री पे, यानी ये दोनों वेरिंग क्वांटिटी आउट ऑफ फेज होंगे कितने एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे या π/2 पे। और आपके पास VL जो है और I जो है इन केस ऑफ इंडक्टेंस ये भी आउट ऑफ फेज होंगे भाई π/2 और 90 डिग्री, जिस तरीके से इधर मैंने मेंशन किया है। अब फिगर से देखें हाइपोटेन्यूज वो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक OB² इज इक्वल टू OA² प्लस AB²। इधर मैंने लिखा है कि VL मैक्सिमम माइनस VC मैक्सिमम। ये अगर आप देखें VL आपके पास नीचे है और VL आपके पास क्या है? ऊपर है। तो एक जगह अगर आप लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे ना, VL माइनस VC, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। अच्छा, तो वहाँ देखें आपके पास OB जो है ये अंडर रूट में आ जाएगा, OA² प्लस AB² अंडर द रूट, OA² प्लस AB² अंडर द रूट इज इक्वल टू OB। अब यहाँ देखें OA आपके पास जो है इसी केस में ये OA है और इसी केस में आपके पास क्या है? VB है। तो इधर देखें ये VR है और इधर क्या है? VL माइनस VC है, VL माइनस VC। तो VR जो है आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा? IR के बराबर होगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R ओम्स लॉ के मुताबिक किस के बराबर है? IR के बराबर है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है I² MR² प्लस ये यहाँ देखें V ऑफ R होल स्क्वायर प्लस V ऑफ L मैक्सिमम माइनस VC होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें वैल्यू पुट कर दें। VR की वैल्यू IR है, I² M इंटू R² और VL आपके पास जो है IMXL के बराबर है। XL क्या है आपके पास? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? अपोजिशन अपवर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू ω/L के बराबर है, इससे पहले हमने किया था। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC क्या है? उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी अपोजिशन अपवर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। अब XL जो है आपके पास, XL यहाँ मैंने क्या लिखा है? IMXL। तो मुराद क्या हुआ? XL जो है ये आपके पास बराबर है, यानी ओम्स लॉ अगर आप अप्लाई करें ओम्स लॉ की शक्ल में पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ अगर ये IR है तो इंडक्टर केस में क्या होगा? VL केस में IXL होगा और कैपेसिटेंस केस में क्या होगा? IXC होगा, IXC। यानी R ये रेजिस्टेंस है, एक क्रॉस रेजिस्टर। XL ये भी एक रेजिस्टेंस है बट इन केस ऑफ इंडक्टर। और XC ये भी एक रेजिस्टेंस है अफर्ड बाय द कैपेसिटर इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो इसलिए ये इसकी वैल्यू जो है VR की जगह ये वैल्यू आ गई, VL की जगह ये वैल्यू आ गई, VC की जगह ये वैल्यू आ गई। अब IMS को मैंने बाहर निकाला है, सबसे कॉमन लिया है क्योंकि ये की वैल्यू तो IM² होगा। तो इधर आ जाएगा R² प्लस XL माइनस XC इधर आ जाएगा होल स्क्वायर अंडर दी रूट। अच्छा, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि IM इज इक्वल टू EM डिवाइडेड बाई R² प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर अंडर दी रूट। अब इसमें IM मैक्सिमम करंट है और EM क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। I आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट है और V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। क्या है? यानी आपके पास इंस्टेंट टू इंस्टेंट जो आपके पास वैल्यू ऑफ V आ रहा है या इंस्टेंट टू इंस्टेंट आपके पास वैल्यू ऑफ I आ रहा है,
तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होगा या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा। जबकि वी एम मैक्सिमम वोल्टेज है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, और आई एम जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है। अब इसी क्वेश्चन को फर्दर इस तरह लिखा गया, ई एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर एक्स एल। इससे पहले क्या था कि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या आप इसको कह सकते हैं 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल के बराबर है -1 और ओमेगा सी। एक सी जो है वो किसके बराबर है, 1 ओवर ओमेगा सी। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। तो ये वैल्यू इसमें पुट की गई है। तो आपके पास यानी आर स्क्वायर, अब ये आपके पास क्या बना, ये तो आपके पास फिर इम्पीडेंस बना। क्या बना, इम्पीडेंस। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। इम्पीडेंस क्या है इन केस ऑफ आर एल सी, इट इज़ द कंबाइंड अपोजिशन, इट इज़ द कंबाइंड अपोजिशन बाय द resistance, inductance and capacitance to the flow of current, to the flow of current. Then what should be the value of impedance in case of RLC series circuit? R square plus omega L minus omega C whole square under the root, this is impedance. क्या है आपके पास, impedance। अच्छा, तो इससे पहले टॉपिक में हमने किया था कि हमारे पास impedance सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस जो है हमारे पास ये कम तब होगा, मिनिमम तब होगा जब ओमेगा यानी एक्स एल किस चीज़ के बराबर हो, एक्स सी के बराबर हो, रेजोनेंस अकर हो। क्या हो, रेजोनेंस अकर हो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास सिर्फ आर रह जाएगा, इम्पीडेंस कम हो जाएगा, ये वो सिर्फ आर तक महदूद हो जाएगा, तो करंट आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो इसलिए इसी सर्किट का RLC सीरीज सर्किट का दूसरा नाम जो है वो एक्सेप्टर सर्किट है, जबकि RLC सीरीज सर्किट का पैरेलल सर्किट का दूसरा नाम रिजेक्टर सर्किट है। रिजेक्टर सर्किट में इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है, करंट मिनिमम हो जाता है रेजोनेंस कंडीशन पे, जबकि एक्सेप्टर सर्किट में इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है और करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो गोया ये आपके पास इम्पीडेंस है, क्या है, इम्पीडेंस है। अब आपने इससे फेज एंगल मालूम करना है, तो टेंजेंट फाई किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई बेस वी आर है, तो ये वैल्यू वहाँ से ली गई है, वी एल मैक्सिमम माइनस वी सी मैक्सिमम डिवाइड बाई वी आर मैक्सिमम। तो वी एल मैक्सिमम तो आई एम एक्स एल के बराबर है, इससे पहले के इधर डाला है, और आई एम एक्स सी डिवाइड बाई आई एम कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट फाई आपके पास सिर्फ रह जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, या एक्स एल जो है ओमेगा एल है, एक्स सी माइनस ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। तो गोया इस तरीके से आप फेज एंगल भी मालूम कर सकते हैं और इम्पीडेंस भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एट एनी इंस्टेंट द रोटेशन ऑफ ओ पी इज़ ओमेगा टी। अगर इस तरह ये डायग्राम देखें, यानी हर लम्हा पे जब ये ओ पी रोटेट होगा तो कितने एंगल बनाएगा, ओमेगा टी बनाएगा। द रोटेशन ऑफ ओ ए विल बी ओमेगा टी माइनस 5। अगर ये 5 है तो ओ ए का एंगल कितना आएगा, ओमेगा टी माइनस 5। द प्रोजेक्शन ओ ए एंड ओ पी ऑन वाई एक्सिस विल गिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। जिसकी मैंने बात की, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इस पर प्रोजेक्शन ड्रॉप करना है, इधर ड्रॉप करना है, इधर ड्रॉप करना है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपके पास आएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने किया है कि आई इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, ई इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी। अगर इस आई एम की वैल्यू जो है इसमें आप पुट कर दें तो आपके पास आई आ जाएगा ई एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा सी होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 के बराबर होगा। सो दिस वाज अबाउट दी graphical analysis in phase angle of RLC series circuit। ख़त्म शुक्रिया।